कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसका लॉज में भी काफी काम होता है और इसका थ्योरी में समझना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि मान के चलिए जैसे कि ए कोई एक सेट दिया, ठीक है, मान लिया 1 2 और 5 इसके अंदर है। एक यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया, यूनिवर्सल सेट आपको बताया गया था इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट। जो किसी क्वेश्चन में सबसे बड़ा सेट होगा उसको यूनिवर्सल बोलेंगे। यूनिवर्सल का केवल आइडेंटिफिकेशन होता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में ये दिया कि ये यूनिवर्सल सेट है। जब आप इस यूनिवर्सल में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनिवर्सल में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके आपको ए का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। जब कभी भी यूनिवर्सल सेट में से सेट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट मिलता है और यही कहलाया ए कॉम्प्लीमेंट। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर सी लिख के या फिर डैश लिख के या फिर इसके ऊपर बार दिया रहता है। ये सब का सब कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, ये सब का सब कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट और सेट में क्या रिलेशन समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसा यहां अज्यूम करके चले, अगर इस रिलेशन से उसको फॉलो किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 आर एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए कंप्लीटली 1 to 5। कोई बताएगा इसका रिजल्ट क्या होगा सॉल्व करके? 3 4 6। एकदम सही। जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दिए, 1 2 5 कॉमन हटा दिए, जो बच गया वो आंसर 3 4 और 6, 3 4 और 6। और ये पूरा का पूरा जो सेट होगा इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए रिलेशन देखना क्या है यहाँ पे। मान लीजिए 3 का बात करें तो 3 बिलोंग्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री सेट एसी, ये ट्रू है। अगर यहाँ पे बोले 3 बिलोंग्स टू द सेट ए, चेक कीजिए क्या यहाँ पे 3 है तो ये 3 प्रेजेंट ही नहीं है, वैसे केस में स्टेटमेंट फॉल्स। तो देखिए क्या हुआ, 3 अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में है तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिमेंट कभी भी उस सेट के अंदर नहीं होगा। जो एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में होगा वो एलिमेंट उस सेट के अंदर कभी प्रेजेंट नहीं होगा। तो रिवर्स भी क्या ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। जो एलिमेंट सेट के अंदर होगा, जो एलिमेंट सेट के अंदर होगा वो कभी भी उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। इसका मतलब जनरल तौर पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ x belongs to the set A then x not belongs to its complement। दूसरा स्टेटमेंट इसी का रिवर्स, इफ y belongs to the complementary set then y does not belongs to the set। ठीक है, बस ये रिलेशन होता है किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट और सेट के बीच में। तो अगर आपसे पूछे कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालो तो आपका काम क्या होता है, यूनिवर्सल में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यूनिवर्सल में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक दो क्वेश्चन एग्जांपल के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। एक सेट ए लिखा है, देखिए क्या है, x such that x belongs to natural number और इसके साथ में है x cube minus 8 that is equals to 0। दूसरा एक सेट b दिया हुआ है, x such that x belongs to natural number x square minus 4x plus 3 equal to 0, ऐसा। ठीक है, और एक सेट c दिया है, that is x such that x belongs to natural number and x less than 6। ठीक है, इतना सारा चीज मेरे पास प्रोवाइडेड है। अब इसमें से क्वेश्चन आपके पास अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, क्योंकि क्वेश्चन का कोई ठीक नहीं है, वो आपको रोस्टर फॉर्म में भी दे सकता है, वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकता है। तो सेट बिल्डर दिया, इसका मतलब एक स्टेप मेरा बढ़ गया। पहला स्टेप होगा सेट बिल्डर से रोस्टर कन्वर्जन और उसके बाद प्रोसीड करेंगे जो पूछेगा। तो क्वेश्चन पहले कंप्लीट करें। क्वेश्चन में ये बोला फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा
ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट बी, ये तीसरा क्वेश्चन है। मेंशन है वेयर लार्जेस्ट सेट इज यूनिवर्सल सेट, ये क्वेश्चन बता दिया आपको, सारा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन दे दिया। इतना बड़ा सा अपने पास एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, और अपने पास 1 2 3 क्वेश्चन है जिसको हम लोग को यहाँ पे आंसर करना है। पहला काम क्या होगा, सॉल्यूशन जो स्टार्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म। कोई बताएगा रोस्टर फॉर्म में? ए सर 2 होगा। अकेला 2, बी सर 3 और 1। ठीक है, यहाँ पे मिडिल स्प्लिट हुआ -3 और -1 में, जिसके कारण हम लोग को 2 रूट मिला, एक 3 मिला और एक 1 मिला, 1 और 3। सी सर 1 2 3 4 5। एकदम ठीक, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक ये 3 सेट मिल गया हम लोग को। कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद बस 1-2 चीज आपसे पहले, यहाँ क्या बोला? यहाँ बोला लार्जेस्ट इज यूनिवर्सल। अब बोलिए एबीसी में किसको यूनिवर्सल बोलिएगा? सर सी को यूनिवर्सल बोलेंगे। सी को बोले तो पहले डिक्लेरेशन वो देंगे यहाँ पे सी, ठीक है, हियर सी इज यूनिवर्सल सेट, सी इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल सेट मिला, अब प्रोसीड करेंगे, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, उसके बाद आगे फिर लिखा जाएगा जो होना है, ठीक है, वो मिलेगा हम लोग को। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक ना, जगह है। हम चाह रहे हैं कि अभी क्वेश्चन है, अभी सॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर उसको हटाना होगा। देखिए, पहला इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि सी माइनस ए, क्योंकि सी यूनिवर्सल है, माइनस ए, हम लोग को क्या मिला? ए मतलब 2 छोड़ के 1 3 4 5। देखते चलिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। 1 3 4 5। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सी इज द यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। तो सी जो है इसमें से बी हटाए 1 3, क्या बचा? 2 4 5, एकदम ठीक, 2 4 और 5 मिल गया। अब मेरा पहला क्वेश्चन था ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, कोई आंसर बोलेगा? So 1 and 3। 1 and 3, 1 और 3 ये आएगा, 1 3। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, चलिए उसको रखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, कोई बताएगा? आपको ये देखना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए। 1 3 छोड़ के केवल 4 5, ठीक है, इतना काम हो गया। एक क्वेश्चन मेरे पास अभी बचा हुआ है, आप उसको नोट कर ले, फिर ये क्वेश्चन हम उधर बताएंगे, ठीक है। कहीं कुछ भी दिक्कत है एकदम पूछे आप, अदरवाइज आप इसको जितनी जल्दी हो सके नोट कर लें, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। तो नोट हो गया। सिमेट्रिक बी, इसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये कभी भी सॉल्व नहीं होता, ये एक नोटेशन है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो डेल्टा है, ये एक नोटेशन है। किस चीज का नोटेशन है? a माइनस बी में से जब यूनियन करेंगे b माइनस ए को, इस पूरे प्रोसेस का ये नोटेशन है, और इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट a एंड b, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b, और सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो जब आप इसको इतना लिखेंगे, जितनी बार सॉल्व करना होगा उतनी बार आपको ये लिखना है, और उसके बाद पार्ट बाय पार्ट लिखते चलिए। तो a माइनस बी, आपके पास a है, आपके पास b है, a माइनस बी, क्या आंसर बोलते चलिए? 2। नहीं 2। एक्चुअल में क्या है ना कि 2 माइनस नीचे 1 3 है, तो इसमें से जो कॉमन आएगा वो हटाएंगे, इसमें से जो कॉमन आएगा वो हटाएंगे। तो इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे नल सेट है कि इस 2 में से कुछ नहीं हटाएंगे, इस 2 में से कुछ नहीं हटाएंगे, तो बचेगा कितना? 2, ठीक है। वो छोटा बड़ा हम लोग को नहीं देखना है, बस ये देखना है कि ये एलिमेंट कहीं हट तो नहीं रहा है, ये एलिमेंट कहीं कॉमन तो नहीं है, बस उतना, ठीक है। 2। अगर उसके बाद भी दिक्कत रहेगा जरूर पूछेंगे। b माइनस ए, सोच के बोलिए, b है a है, बोलिए। 2 4 5 2 4 5 ना, गलत है। So 1 and 3।
1 एंड 3, एकदम सही, 1 एंड 3। अभी क्या हुआ ना, B था 1 3 और A था 2। क्या इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है? नो सर। नहीं कॉमन होना मतलब यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, 1 3 में से नल सेट को हटा रहे हैं, 1 3 में से कुछ नहीं हटा रहे हैं। तो कुछ नहीं हटाएंगे अगर, तो 1 3 पूरा आएगा ना। अब जाके फाइनल आंसर मेरे पास आएगा इन दोनों का यूनियन। तो आप ये कह सकते हैं एसिमेट्रिक डिफरेंस B दैट इज द सेट ऑफ 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 2 यहाँ पे था, एक तीसरा वहां पे हो गया। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या प्रोसेस में कुछ भी डाउट है या आप उस पर डिस्कस करना चाहते हैं या कहीं पे भी ना कि सर ये नहीं वो होना चाहिए, बिल्कुल डील करें मेरे साथ, डिस्कस कीजिए। हो गया? यस। देख के जवाब दीजिएगा, ठीक है। वेन डायग्राम पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक। ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट A है, ये एक सेट B है। बस 2 ही सेट पे बात कर रहे, तीसरे को नहीं ला रहे बीच में। A है और ये B है, ठीक है। अब इसमें एरिया थोड़ा डिफाइन करना है। ये है बाहर वाला A, ये वाला जो अकेला दिख रहा है ना, ये है B, ये C D, ठीक है। इतना 4 पार्ट में डिवाइड किए। मतलब कि सर ये कौन है, ये A है। सर ये कौन है, ये A है। ये कौन है, ये D है। ये कौन है, ये भी D है, ठीक है। इसके अंदर जो आया C है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक B है। समझ गए सब चीज? कौन सा एरिया है यहाँ पे जब हम एसिमेट्रिक B का बात करेंगे? पहला सवाल ये। B माइनस D माइनस B। मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। सर B B एंड D। B एंड D यानी B और D दोनों होगा, ठीक है। B और D दोनों होगा। अब कैसे हुआ सुनिए, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया A माइनस B का है, ठीक है। देखे थे पिछले क्लास में, इस पे हुआ था। इस एरिया का बात करें तो B में से A काट के हटा दिए, B में से A काट के हटा दिए, ये B माइनस A है। तो जब आपसे बोला गया एसिमेट्रिक B, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए ना कि A माइनस B यूनियन B माइनस A का बात हो रहा है। सेट में यूनियन हमेशा जोड़ने का काम करता है, इंक्लूड करता है। तो वैसे केस में A माइनस B हुआ मेरा B और B माइनस A हुआ मेरा D, और दोनों को जोड़ने का काम करना है तो रीजन के बीच में प्लस साइन लगाएंगे। तो ये ऐसा है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे और देखिए, इसी पे सेम फिगर पे और डिस्कशन है। बोलिए ए कॉम्प्लीमेंट कौन, ए कॉम्प्लीमेंट कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट सर A माइनस B। मिस्टेक, फिर से। सर B माइनस A। B सर D होगा। B माइनस A। सर D। अभी तक सर, सब D होगा। अभी तक सबका मिस्टेक चल रहा है। फिर से ट्राई कीजिए। हम बोले ए कॉम्प्लीमेंट, सुनिए समझना चाहिए, लिख देंगे फिर से एक बार। B माइनस B। बता रहे, सुनिएगा, देखिए हम अगर लिख देंगे ना तो वो तो बस खत्म हो गया कि हाँ ये होता है। सोचेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं लेना है। ए नहीं लेना है मतलब कि इस वाले पूरे सर्कल को हटा देना है, इस वाले पूरे सर्कल को हटा देना है। बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमको इस वाले सर्कल को हटा देना है। अगर इस सर्कल को छोड़ दिया जाए तो क्या आपके पास ए और डी नहीं बचा? ए और डी दोनों बचा, ए और डी दोनों बचा। तो यहां आंसर क्या आएगा?
ए प्लस डी। आप इस बात को फिर से एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यूनिवर्सल का बात करें, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। यूनिवर्सल में ए बी सी और डी आएगा। ए में कौन आएगा? ए में बी और सी आएगा, सही है। ए में बी और सी आएगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? पहले बोलिए, इस दोनों को समझे? यस सर, यस ठीक सर। ठीक है। अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या पढ़े हैं? यूनिवर्सल में से ए हटाओ, तो यूनिवर्सल मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चार रीजन, उसमें से ए को हटाएंगे यानी बी प्लस सी हटाएंगे। सिंपल सा बात है, इसको कैंसिल किए, ए प्लस डी मिल गया। ठीक है, तो देखना है कॉम्प्लीमेंट मतलब वो लिखा है एसी, मगर खुद सोचना है स्टेटमेंट में। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ देना है, तो पूरे ए को छोड़ दिए तो कौन बचा? ए और डी, ये पूरा आंसर होगा। ठीक है, बस उसका डिस्क्रिप्शन था। फिगर देख के इस बार ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, सर सी और डी। सी और डी, चलिए ठीक, हम मान गए। देखते हैं पार्ट बाई पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और डी, ए होगा। ए और डी, ठीक है। और बी का मतलब क्या? पूरा सेट बी जो है इसका मतलब क्या? सी एंड डी। सी और डी, सी और डी। इसका जो पार्ट कॉमन दिख रहा है वो कैंसिल कीजिए, इसका जो पार्ट कॉमन दिख रहा है वो कैंसिल कीजिए। जो अनकॉमन है उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी क्या होगा? ए होगा। जहां भी दिक्कत हो एकदम पूछें, नहीं समझ में आए बिल्कुल पूछिए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, हम आपको बस सिंपल सा चीज बता रहे हैं। ए में से, ठीक है, ए में से इस पूरे सेट बी को हटा दिए। ठीक है, ए में से इस पूरे सेट बी को हटा दिए, तो ए में से सी और डी चला गया, तो मेरे पास बचेगा कौन? ए बचेगा। कुछ कॉमन तो हो ही नहीं रहा, हर चीज यहां सामने लिखा है। सी के बारे में एकदम फिक्र ना करें, क्योंकि जो भी अनकॉमन होता है उसका चिंता ही नहीं करना हम लोग को। नेगेटिव में अनकॉमन किसी काम का नहीं, सोच के चलिए वो है ही नहीं। ठीक है, जो कॉमन है वो हटेगा। अगला ट्राई कीजिएगा, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, आंसर दीजिए। सर सी माइनस डी। अच्छा ठीक, बी का मतलब क्या है देखते चलिए, यहाँ सामने लिखा है। बी का मतलब क्या है? सी प्लस, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए प्लस डी। अब आप ही सॉल्व करके बोलिए यहाँ क्या होगा? सी एकदम ठीक। डी में से डी कॉमन हट गया, अनकॉमन का कोई चिंता नहीं करना, जो बच गया वो मेरा आंसर होगा सी। ठीक है, एक्चुअल में अभी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और उसमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता। उसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एरिया लिखना पड़ता है, इसका वैल्यू निकालना होता है, तब क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि वो काफी बड़ा होगा, उस जगह पे बहुत सारा स्टेटमेंट होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा। तो जब तक आप इन एरियाज को पहचानना नहीं स्टार्ट करते हैं, तब तक वो क्वेश्चन बनाने में अगर बता भी दिए ना, तो भी घर पे जब बनाइएगा तो फंस जाइएगा। तो वही सब चीज है। चलिए ठीक, सोच के बोलिए। ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सर ए होगा। हाँ ठीक है, बोलने में देखिए, बोलने में हिचकिचाइए ही मत, सही आंसर है। ठीक है, हम बस यहाँ अरेंजमेंट कर रहे थे ताकि हर कोई एनालाइज कर सके। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटाएंगे। ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट होगा, वो डिफरेंस निकलेगा। यूनिवर्सल मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए यूनियन बी का मतलब सर्कल वाला, दोनों सर्कल वाला पार्ट, दोनों सर्कल वाला पार्ट बी सी और डी। कौन कौन? बी सी और डी। अब देखिए, इसमें से जब आप उसको सब्ट्रैक्ट किए, बी सी डी कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा मेरे पास? ए। कहने का मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू सी।
सेट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है खास करके, ठीक है, जो छोटा छोटा 1 मार्क का क्वेश्चन होता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आता है, उसमें ऐसे ही पूछेगा। और जो अपना कंपटीशन वाला होता है, जेईई मेन में जो क्वेश्चन आता है, लगभग उसका हर एक क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म से ही स्टार्ट होगा। या तो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, नहीं तो हर एक क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म से ही स्टार्ट होता है, जिसमें रोस्टर में कन्वर्ट किए बिना नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना। एक और क्वेश्चन आपके लिए, बस ये लास्ट खत्म किया जाए। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया? सर ए बी और डी होगा। ए बी और डी होगा। अगर आप इसको वर्बली बनाइएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बिल्कुल बन जाएगा। और नहीं तो अगर आप ऐसे लिख के बनाते ना तो वो तुरंत आंसर आ जाता आपके पास, ठीक है। दिखा रहे, अगर वर्बली बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखने वाला चीज जो है वो ये ए बी सी और डी, ठीक है। मेन हमको इस पे ध्यान रखना है। अब क्या बोला? बोला कि कॉमन मत लो। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी जो समझने वाला भाषा होता है ना, ठीक है, उसमें ए इंटरसेक्शन बी का जो भी वैल्यू आएगा वो मत लो, यानी ए कॉमन बी हटाना है, ए और बी का कॉमन पार्ट हटाना है। तो ए और बी का कॉमन पार्ट कौन है? सी। सी को हटाना है तो हटा दिए, बचा कौन? ए बी और डी। बचा कौन? ए बी और डी, ए प्लस बी प्लस डी। अब आपको इस तरीके से थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका मीनिंग हुआ यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल मीन्स चारों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों, ठीक है। ऑल फोर इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स सी सेक्शन, सी का कैंसिलेशन, रिमेनिंग पार्ट ए बी और डी। ये अपना फाइनल आंसर। जब बनाने जाइएगा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, एग्जामिनेशन में आएगा। अगर आप चाहें तो खुद से ऐसा अपनी कॉपी में ड्रॉ करके आप इसमें से जो कैलकुलेशन करना हो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा, ये वैसा नहीं होता है। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट थोड़ा डील कर लें। अच्छा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो सेक्शन छूट रहा है, एक है सेट लॉस और दूसरा होता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्डिनल नंबर, तो थोड़ा कार्डिनल नंबर पे पहले डील कर रहे हैं। एक्चुअल में पहले सेट लॉ होता है, देन आफ्टर कार्डिनल नंबर होता है। तो कार्डिनल पे हम पहले डील कर रहे हैं, सेट लॉ में लास्ट में डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें बनाने के लिए आपको मिलेगा नहीं क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, और जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक। सेट का ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेट से, ठीक है। सेट से देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला, कैसे दिखाएंगे? एक रिड्यूस कर देंगे, बाकी का लिस्टिंग कर लेंगे हम लोग। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, इसका मीनिंग क्या है? ए यूनियन बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए यूनियन बी सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, वही एन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको कहा जाता है कार्डिनल नंबर। इट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। यानी किसी भी सेट के आगे अगर n लगा है, मतलब उस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, वो चीज एक्चुअल में हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। उसी को सेट में कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास ये है, एन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अगर ए यूनियन बी के अंदर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको कैलकुलेट करना है, तो सेट ए का एलिमेंट प्लस सेट बी का एलिमेंट माइनस कॉमन एलिमेंट्स, तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, आपको प्रूफ करके दिखाते हैं इतने छोटे में। सेट के लिए
ये जो वेन डायग्राम है वही हर लॉ को प्रूव करता है, वेन डायग्राम हर एक लॉ को प्रूव करता है। 1 2 ये वाला पार्ट ए है, मान लीजिए ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी और सी। तो सबसे पहले बोलिए एन ए कितना होगा, एन ए, सर ए बी, ए प्लस बी, ठीक है। एन बी कितना होगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, बी प्लस सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, बी, ए यूनियन बी कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब थोड़ा ध्यान से, ठीक है, आरएचएस पार्ट, आरएचएस पार्ट, आरएचएस पार्ट जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसका आरएचएस पार्ट, एन ए मीन्स ए प्लस बी प्लस एन बी मतलब बी प्लस सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यानी बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी, a plus b plus c and it will be equals to a plus b plus c is equals to n a union b, it is equals to n जीरो एलिमेंट्स। हाँ, जीरो एलिमेंट। अगर इसका इंटरसेक्शन अगर फाई है तो वैसे केस में n a इंटरसेक्शन b जो होगा that is 0। अगर ये 0 आ गया तो सोचिए यहाँ पे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस कारण से जब कभी भी आपके पास a और b डिसजॉइंट सेट होगा आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए उसका यूज एक क्वेश्चन बताते हैं आपको एग्जांपल लेके, ठीक है। a दैट इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है, 2n, x लेस देन 10। दूसरा b x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज इक्वल्स टू 3n और x लेस देन 10, ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बेसिस पे हमसे क्या डिमांड किया, बताओ एन ए यूनियन बी क्या होगा, सीधा पूछा हमसे, ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। मेरे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के लिए हमको चाहिए कि ए में कितना एलिमेंट होगा, तो हम आपको बार बार बोले हैं, जितनी बार क्वेश्चन लिखे उतनी बार बोले हैं, जब भी सेट बिल्डर दे सॉल्व करने के लिए रोस्टर लाना पड़ेगा। तो रोस्टर में पहला कन्वर्जन ए का कोई बताएगा क्या क्या होगा, सर 2 4 6 8 2 4 6 8, बहुत बढ़िया। बी में 3 6 9 3 6 और 9। आपको देख के क्या लग रहा है कि इसके बीच में क्या कुछ कॉमन है, 6। अगर 6 इसमें कॉमन आ गया, अगर 6 इसमें कॉमन आ गया तो सोच के अगर हम ये बोलते हैं कि A and B आर डिसजॉइंट सेट, तो मेरा स्टेटमेंट सही कि गलत, गलत है सर। गलत है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन मिला, एक भी कॉमन मिला ना, ठीक है, 5 तो नहीं मिला, तो A and B आर नॉट डिसजॉइंट सेट। A और B कैसा है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर डिसजॉइंट सेट नहीं है, 2 नंबर फॉर्मूला लगाए कि 1 नंबर लगाए, तो 2 नंबर, फर्स्ट नंबर 1 नंबर। अरे भाई कहाँ आप सेकंड नंबर बोल रहे हैं, डिसजॉइंट सेट में ये फॉर्मूला लगता है, ये डिसजॉइंट नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला लगेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए ठीक, उसके बेसिस पे थोड़ा देखते चलें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ A, काउंटिंग 4, NB काउंट कर लीजिए 3, ठीक है। उसके बाद NA इंटरसेक्शन B काउंट कर लीजिए 1। फॉर्मूला निकालना था A यूनियन B का, तो दैट इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस NA इंटरसेक्शन B। फाइनली हर चीज पुट करके आप जब सॉल्व करेंगे 4 + 3 7 - 1 6, यानी A यूनियन B के अंदर कितना एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा, 6। वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है आपके पास पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ हो या फिर आपके पास ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये इसको भी वर्ड प्रॉब्लम ही कहते हैं, ठीक है। तो जो कार्डिनल नंबर के बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये बनाने के लिए आपको अभी यहाँ पे इन 2 फार्मूलाज पे मेनली काम करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे, कुछ भी डाउटफुल है तो पूछे, फिर आगे बढ़ा जाए।
एक मिनट, एक छोटा सा चीज बस इसी में दिखाना चाहते हैं। लिखा x, ठीक है, देखिएगा एक मिनट के लिए बस रुक के थोड़ा देखिए। x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, x इज इक्वल्स टू 3n, x इज इक्वल्स टू 3n। तो बोलिए b में कौन होता कौन नहीं होता? 6 नहीं होता। 6 और 9 भी नहीं होता, अकेला केवल कौन होता है? 3। अच्छा 6 जो है ये कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, मगर 3 कैसा है? प्राइम है। तो बोला ना x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, तो अकेला 3 होता। अगर अकेला 3 होता, थोड़ा अज्यूम करके चलिएगा, अगर b में केवल 3 होता तो a इंटरसेक्शन b क्या होता? सर 5। 5 होता। अगर a इंटरसेक्शन b 5 होता, सेकंड फार्मूला लगाते कि फर्स्ट लगाते? सेकंड लगाते हैं, ठीक है। बस वही चीज हम आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट कीजिए, एक एक क्वेश्चन में 2 क्लास स्टार्ट हो गया है। क्या चैप्टर क्या चल रहा है? सेट ही पढ़ा रहे हैं, अच्छा। और किसी का कोई? सब तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मान ले रहे हैं अगर कोई कुछ कर रहे होंगे ना, ठीक है। क्लासेस अगर चल रहा होगा तो देखिए श्रेया, हम आपको पहले भी बोले थे, अगर मान ले रहे किसी का भी क्लास चलेगा स्कूल में तो आप हमको जरूर बता दें कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। और ये मेरे लिए ही नहीं है, आप जिस किसी भी क्लास में, मतलब कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, जो भी, वहाँ टीचर को जरूर बता दें कि हाँ मेरे स्कूल में ये चल रहा है, ठीक है, ताकि उनको पता रहे कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा माइंड मेकअप किया जाता है उस हिसाब से। खैर वैसे तो अपना सेट तो कंप्लीट ही होने वाला है, उसके लिए नहीं है चिंता, मगर जिसका भी जो भी चलेगा ना, आप एकदम स्टार्टिंग में ही क्लास के बोल दीजिएगा कि ये स्कूल में चल रहा है सर, बाद में टीचर अपना डिसाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, और देखा जाए, मिला क्या अंजलि? नहीं, सर क्वेश्चन नंबर 23 और 26 सर टेस्ट क्या है, उसको कैसे बोलेंगे? टेबल बना हुआ है उस पे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ना, उसको अभी रहने देते हैं, और नहीं तो कम से कम एक बार बोर्ड भर देते हैं। आप बोल दिए ना 26 और 28। 23 सर। 23 और 26, यस सर। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन चाहिए था हम लोग को? 23 और 26, एक बार बोर्ड भर देते हैं, आप जब तक नोट करेंगे तब तक हम उसको देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड नंबर इसमें जो फॉर्मूला है वो Na-B का है, ठीक। अब देखिए फार्मूला लिखा कैसे जाता है, एक तो वेन डायग्राम से प्रूफ करके दिखा दिए, अब अपने से अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो फार्मूला लिखेंगे कैसे वो समझिएगा। हम लोग ये जानते हैं कि A-B जो होता है, A-B जो होता है, आपको बताया गया था A-A इंटरसेक्शन B होता है, A-A इंटरसेक्शन B होता है, ठीक है। अगर कभी Na-B पूछे, इस पे n लगेगा, इस पे n लगेगा, काम खत्म, यानी Na इंटरसेक्शन B। अगर कभी यूनियन है तो कार्डिनल में चेंज होता है प्लस में, अगर कभी माइनस है तो कार्डिनल में कोई चेंज नहीं, माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो इंटरसेक्शन का क्या होगा? इंटरसेक्शन के लिए कोई चेंज नहीं, ये प्रोबेबिलिटी में काम आता है, इंटरसेक्शन का चेंज वहां पे पढ़ते हैं हम लोग। अभी सेट में इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर के लिए कोई चेंज नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ रहेगा ही नहीं आपके पास। तो मान ले रहे हैं अगर ऐसे A-B का फार्मूला लिखना हो तो Na-B इज Na-N A इंटरसेक्शन B। सोच के B-A, बोलिए क्या लिखा जाए? सर कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, ठीक है, कोई फर्क नहीं अगर आप B इंटरसेक्शन A लिखते हैं। अच्छा फिफ्थ नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, बोलिए। सीधा सवाल पूछ दिए, मतलब आपको आता है, आप केवल आइडेंटिफाई कर लेना तो आपको आता है, कोई बात नहीं। A कॉम्प्लीमेंट क्या सीखे हैं? यूनिवर्सल माइनस A सीखे हैं, सेट में A कॉम्प्लीमेंट क्या सीखे हैं? यूनिवर्सल माइनस A सीखे हैं।
अगर इसका कार्डिनल बोला मतलब इसका कार्डिनल पूछा और इसका कार्डिनल लिखना तो अभी अभी सीखे हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखा जाए, फिर से एक बार बोलिए क्या लिखा जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U इंटरसेक्शन A। ठीक है, तो माइनस U इंटरसेक्शन A, ठीक है। आप इसको डिस्क्राइब कर दिए, एकदम सही है, एकदम सही है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। मगर इसको अभी और छोटा करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये मेरे पास यूनिवर्सल है तो ये सेट A होगा, ये यूनिवर्सल है और ये बबल जो है सर्कल, ये सेट A होगा। कोई बताएगा हमको यूनिवर्सल और A का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा? A होगा। यानी कि यूनिवर्सल इंटरसेक्शन A के जगह पे पूरा A लिखा जा सकता है, केवल A लिखा जा सकता है। अब इसी चीज को फॉर्मूला में n यूनिवर्सल माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A लिखा गया। यानी कि जब कभी भी हमको कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल निकालना हो तो यूनिवर्सल के नंबर ऑफ एलिमेंट में से A के नंबर ऑफ एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आपको एक दो पॉइंट और बता दिया जाए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का बात है ना, तो स्टेटमेंट्स रह सकता है। देखिए, A यूनियन B कैसे पढ़ते हैं? एटलीस्ट वन ऑफ सेट A और B। अगर बोला जाए दो सेट में से कम एक को इंक्लूड करना है तो वैसे केस में A यूनियन B को लेके चलना है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B को क्या पढ़ते हैं, ठीक है, A इंटरसेक्शन B को क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट्स ऑफ बोथ ये वर्ड बोथ इंटरसेक्शन को बताएगा, बोथ A एंड B। अगर बोला गया A बार या फिर A कॉम्प्लीमेंट या फिर A डैश, इसका मतलब है नॉट A को छोड़ के, नॉट A मतलब A को छोड़ के। अगर A माइनस B है तो इसका स्टेटमेंट बनता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बट नॉट ऑफ B, ठीक है। तो ये सब चीज आपके वर्ड प्रॉब्लम में लिखा रहेगा और उसका नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या मांग रहा है या क्या प्रोवाइड किया है। इसलिए आपको ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगर आपसे ये बोल दे A यूनियन B यूनियन C, आप इसका स्टेटमेंट क्या लिखिएगा बोलिए तो? at least one element of A, B and C। एकदम ठीक। जब भी तीन सेट का बात होगा तो A B C आएगा और तीनों का अगर यूनियन है तो वैसे केस में एटलीस्ट वन सेट ऑफ A B एंड C, तीनों में से कम एक लेना है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लेना है। ज्यादा से ज्यादा कहां तक ले सकते हैं? उसमें एक लेके चलना है। तो अब आपको उसी का फॉर्मूला बता रहे हैं 6 नंबर, n A यूनियन B यूनियन C। बहुत क्रिटिकल बात हो गया। यहाँ पे आते हैं तो हम लोग जनरली वेन डायग्राम यूज करते हैं, मगर फिर भी फॉर्मूला है, देख लीजिए। Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये प्लस वाला पूरा पार्ट। इसमें से हटाएंगे किसको? दो का जो कॉमन पार्ट है उसको हटाएंगे। माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। तो नेगेटिव में कौन रहता है? दो पार्ट वाला। पॉजिटिव में कौन रहता है? सिंगल या फिर तीन सेट वाला एक साथ रहता है, ठीक है। अब ये चीज आएगा कैसे? तो उसके लिए आपको एक वेन डायग्राम पे सोचना होगा, ठीक है। ये A हुआ, ये B हुआ, ये C है, D है, E है, F है, G है, ठीक है। देखिए A RHS से स्टार्ट कर रहे हैं, RHS से A N A का मतलब A B E F, ये A है, ये B बोलेंगे, ये C बोलेंगे, ठीक है। तो A B E F ये हो गया सेट A। सेट B कौन? B C D E, B ठीक ना, B C D E, B C D E। अच्छा,
सी, पूरा का पूरा सेट सी। तो ये कौन? डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी, ठीक है। उसके साथ में तीनों का इंटरसेक्शन कौन? ई, तीनों का कॉमन पार्ट ई। हो गया प्लस वाला खत्म, माइनस। अब कोई बताए हमको ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां से ए इंटरसेक्शन बी का, बोलिए कौन? सर 1 होगा 1 2 सर, कहां? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नहीं मतलब इसमें से बताना है, एबीसीडी जो स्मॉल लेटर का लिखा है ना उसमें से बताना है। सर ई, बी और ई दोनों होगा, बस इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे ताकि आप ट्राई करें, तो अगर मिस्टेक हो तो बताएंगे, नहीं मिस्टेक होता क्यों बता। ये क्या बोला, ये क्या बोला, ये बोला ए और बी का कॉमन, इसको सी से कुछ लेना देना नहीं। ये बोला ए और बी का कॉमन, जब अकेले हम केवल इसको देख रहे हैं तो हमको सी से कुछ लेना देना नहीं है। ए और बी का कॉमन, देखिए ए और बी का कॉमन कौन कौन आया? बी और ई आया, बी और ई आया, तो बी प्लस ई सेम सेम। बी और सी का बोलिए, बी और सी का डी और ई, ठीक है, बी और सी का डी और ई, डी ई। अच्छा, उसके बाद ए और सी का एफ और ई, ई एफ, ठीक है, या ई और एफ या एफ और ई। चलिए ठीक, अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है थोड़ा कैंसिल करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किस पे आपको ध्यान दिलवा रहे हैं, ई देख रहे हैं, ई कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ? 3 बार, और यहां ई कितनी बार प्रेजेंट है? 4 बार। ये भी ई था, ठीक है, वो सी नहीं था। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बार ई प्लस में है और 3 बार ई माइनस में है। आप कैंसिल कीजिए, आप कैंसिल कीजिए, देखिए कॉमन पार्ट केवल एक बार बचा। अब उसमें से बी मेरे पास एक बार कैंसिल, डी मेरे पास एक बार कैंसिल, एफ एक बार कैंसिल, जो बच गया थोड़ा अच्छे से अरेंज करके ए, फिर खोजिए कहीं बी बचा, फिर खोजिए कहीं सी बचा, उसके बाद ढूंढिए कहीं डी बचा, ई भी बचा है, एफ भी कहीं होगा, देखिए एफ, जी भी कहीं होगा, ठीक है, जी लास्ट में एकदम लास्ट जी है, ठीक है, जी तक हो गया। अब आपको दिखाएं, ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, डी भी आ गया, ई आया, एफ आया, जी आया, मतलब तीनों गोला पूरा आया, ठीक है, तीनों सर्कल पूरा आया, तीनों बबल कंप्लीट इसके भीतर इंक्लूडेड है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब वो एलएचएस के बराबर हो गया। ऐसे प्रूफ करते हैं, कभी भी किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ करने बोले वेन डायग्राम के बेसिस पे ही प्रूफ करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको, हो गया अपना फॉर्मूला का काम। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। देखिए इसका क्वेश्चन तो थोड़ा रहेगा बड़ा बड़ा, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा एक दिया है, in a committee 50 people speak हिंदी, ठीक है, फिर 20 speak इंग्लिश, उसके साथ 10 speak both। तो आगे क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, वन ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा आपको, ये स्टेटमेंट हो गया। आपको खुद से अज्यूम करना है कौन क्या है। तो सबसे पहले लेट हिंदी को एच, इंग्लिश को ई, कैपिटल लेटर में दो सेट ई और एच, ठीक है। कोई बताएगा एन एच कितना दिया है? क्वेश्चन पढ़ के एन एच कितना दिया है?
सर 50 50 एंड ई कितना दिया है? सर 20 20। ठीक है, अब सोच के बोलिए ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एच कितना दिया है? इंटरसेक्शन मतलब बोथ। देखिए कहीं पे बोथ वर्ड है, मिला। 10 स्पीक बोथ। सर इंटरसेक्शन होगा। हाँ, 10 स्पीक बोथ, यही चीज आइडेंटिफाई करना, नहीं तो फिर उसके बाद ये सब आने के बाद क्वेश्चन में दम नहीं है। यहां से ये लाना मेन वही है। 10 स्पीक बोथ यानी इंटरसेक्शन मेरा 10 होगा। लास्ट में हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो एटलीस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? यूनियन, यानी हमको ये चीज फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E यूनियन H दैट इज इक्वल्स टू E प्लस H माइनस E इंटरसेक्शन H। सबका वैल्यू अपने प्लेस पे पुट किया जाए तो E था 20, H था 50 माइनस 10, कुल मिला के कितना आ गया? 60। ये किसका वैल्यू? E यूनियन H का, मतलब कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाला 60 आदमी है, जो या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है या फिर दोनों बोलता है। ठीक है, उसके लिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी देखिए 2 सेट पे किए ना, अब एक क्वेश्चन हम 3 सेट पे करना चाहते हैं। थोड़ा लेंथी जाएगा मगर थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, आराम से उसको सॉल्व करेंगे। ये ऐसे ही बस छोटा छोटा मिलेगा, मगर कोई कोई क्वेश्चन होता है थोड़ा सा वो बड़ा रहता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, in a survey of 60 people, it was found that, इसमें से हम लिखते चलेंगे, इसमें से आप जो डेटा निकाल सकते हैं निकाल के अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। ठीक है, वेट नहीं करेंगे बेटा। It was found that 25 people read newspaper, नाम है उसका H। ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H and I। ठीक है, आगे है 11 रीड बोथ H and T, और 8 रीड बोथ T and I, and 3 कंटिन्यू है, and 3 रीड all 3 न्यूज़पेपर्स। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड है फाइंड करो भाई। पहला, द नंबर ऑफ पीपल रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर जो पढ़ता हो कम से कम। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper, number of people read exactly one newspaper। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा कि पढ़ते पढ़ते आप स्टार्टिंग से एंड तक में कोई डेटा तो मिस कर ही जाए। तो तरीका क्या कहता है? तरीका ये कहता है ना, एक लाइन पढ़िए, अगर कोई डेटा निकले नोटेशनल फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तरीका यही कहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल,
हम इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों क्यों इसमें कंफ्यूज हो गया? सुनिए, 60 पीपल का सर्वे हुआ, तो आपको एक बात बता दें, हो सकता है वो 60 का 60 आदमी इन तीनों सेट में इंक्लूड हो, या ये भी हो सकता है कि कोई आदमी इस सेट में ना भी इंक्लूड हो। मतलब नहीं समझे? मतलब दो चीज, मतलब है ए यूनियन बी यूनियन सी भी 60 हो सकता है, या फिर यूनिवर्सल सेट भी 60 हो सकता है। तो इसके लिए आप कभी भी स्टार्टिंग लाइन में कभी नोटेशनल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। लास्ट पहुंचते पहुंचते क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, समझे ना? जब भी बोले कि सर्वे लिया गया कुछ भी पीपल का, नंबर ऑफ पीपल्स है, आप स्टार्टिंग में नहीं डिसाइड करते हैं पहले लाइन में कि वो यूनियन दिया है या फिर यूनिवर्सल दिया है। इसलिए आप 60 के बारे में कोई डिसीजन ना ले फर्स्ट लाइन में, ठीक है? तरीका यही, इसको छोड़ दिए, आगे पढ़े। It was found that 25 people read newspaper H. हमको क्या पता चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन H, नंबर ऑफ एलिमेंट इन H is 25, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T is 26, नंबर ऑफ एलिमेंट इन I 26, 9 read both H and I। कौन सा नोटेशन लगेगा बीच में? इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन। तो H और I का इंटरसेक्शन, H और I का इंटरसेक्शन दैट इज 9। सोच के ऊपर से देख के जवाब दीजिए। H और T का बोलिए। सर 11। ठीक है, आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे, गलत बताइएगा गलत बना देंगे हम। T और I सर 8 इतना मिल गया। अच्छा, अब जो है ध्यान से, क्या आपके पास ये भी दिया है? तीनों का कॉमन, ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 पर्सन रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3। ये मिल गया डेटा। इतना डेटा मेरे क्वेश्चन में दिया। अब क्वेश्चन मांगा क्या? क्वेश्चन मांगा भैया एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला बताओ कौन होगा। क्या आपको यहाँ ये क्लियर हुआ? क्या होगा? सर यूनियन होगा। क्वेश्चन हमसे मांगा कि देखो H यूनियन T यूनियन I क्या होगा बताओ। अगर ये पूछ दिया कि बताओ, तो देखिए एक चीज होल्ड में चल रहा था, ठीक है, 60 वाला, क्या वो क्लियर हुआ कि यूनिवर्सल दिया है कि यूनियन दिया है? क्या वो क्लियर हुआ? यस सर। क्या दिया है? यूनियन दिया हुआ। नहीं, यूनिवर्सल दिया है। हाँ ठीक है, यूनिवर्सल दिया हुआ, ठीक है। तो n यूनिवर्सल दैट इज इक्वल्स टू 60। इसी कारण से हम आपको बोले थे कि उसको होल्ड में रखिए, पहले लाइन से डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा तब हो गया। अच्छा, ये क्या पूछा? नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, मतलब 77। आंसर यस सर। कैसे निकाले? और ये वाला ऐसे ऐड कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए, हम आपको वो समझा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहें, ठीक है, एकदम ट्राई करने में कभी पीछे मत हटिएगा। गलत हो सही हो कोई बात नहीं, मेरे साथ रहिएगा। देखिए हम आपको एक चीज समझाते हैं, ठीक ना। ये बोथ है, ये भी बोथ है, ये भी बोथ है, ठीक है। ये ऑल 3 है, ये ऑल 3 है। ये कौन है? ये एग्जैक्टली ए है। ये ए छोड़ के ना बी है ना सी है, ठीक है। ये कौन है? ये बी है, यानी एग्जैक्टली बी है। इसमें ना तो ए है, इस वाले एरिया में ना तो ए है और ना ही सी है। और ये वाला जो पार्ट है ये अकेला सी है, ओनली सी, एग्जैक्टली सी, नॉट ए नॉट बी, ठीक है। तो जब आपसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा ना, नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो वेन डायग्राम में हमको ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। वेन डायग्राम में क्या निकालना है आपको वो बता दिया।
अगर उसको आप लिखना चाहते हैं ऐसे n के फॉर्म में तो क्या करना है वो देखिए। क्वेश्चन में ये बोला कि n निकालो, देखिए कितना बड़ा जाएगा, ठीक है। a होना चाहिए, उसमें से b नहीं होना चाहिए और c नहीं होना चाहिए। इसके साथ यूनियन a नहीं होना चाहिए, b हो जाए, c नहीं हो, यूनियन a नहीं हो, b नहीं हो मगर c हो जाए, ये चीज निकालना है। ये जो एक लाइन लिखा ना, इसका नोटेशनल फॉर्म में यही मीनिंग होगा। देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं, आपको समझाते हैं। 3 सेट है, a लेंगे, b नहीं लेंगे, c नहीं लेंगे, तो केवल a आया, केवल a आया, ठीक ना। उसके साथ a नहीं लेंगे, b लेंगे, c को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो केवल b लिए। यहाँ पे केवल किसको लिए हम? b को, ना a लिए ना c लिए, दोनों को हटा दिए। अच्छा, लास्ट वाले में ना तो a लेके चलेंगे ना ही b को इंक्लूड करेंगे मगर c को लेके चलेंगे, तो ये वाला पार्ट अकेला किसको बता रहा है? इस स्मॉल लेटर के c को, ठीक है। तो ये जो आपके पास ABC छोटा सा आपको दिख रहा है वेन डायग्राम में, इसका नोटेशनल फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे वो इतना बड़ा चीज होगा। सोचिए क्वेश्चन आपसे क्या मांग दिया। क्वेश्चन सेकंड नंबर में आपसे इतना बड़ा चीज पूछा कि बताओ ये क्या होगा। इसको तो देख के हम भी नहीं सॉल्व करेंगे, आपका तो खैर थोड़ा दूसरा बात हो जाएगा, हम भी उसको नहीं सॉल्व करेंगे। तो सर आंसर देना है कैसे करें? हम आपको क्या बोले, जब 3 सेट रहे पूरा प्रेफरेंस रखिए वेन डायग्राम पर। एक अकेला ये क्वेश्चन अगर है तो फॉर्मूला से निकाल दीजिए। अगर उसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है, देख रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, अगर अकेला ये क्वेश्चन है फॉर्मूला से बना दीजिए, हल्के में बन जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है 3 सेट का, बिना वेन डायग्राम के कभी मत सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या आपका ये कंप्लीट है? वेन डायग्राम छोटा नहीं होता। अब देखिए कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। वेन डायग्राम बनाएंगे तीनों सेट का, तीनों सेट का, ठीक है। नाम बिल्कुल वैसे ही दीजिए जैसे सीखे, A B C D E F G और बाहर में रखिए H, हो ना हो रखिए यहाँ बाहर में, ठीक है। ये है यूनिवर्सल। अब देखिए कौन क्या है कैसे है, जितना टर्म दिया है ना मेरे पास सबको ABCD में लिख रहे हैं। हम आपको ये बता दें, ये H है, ये T है और ये I है, क्योंकि न्यूज़पेपर का बात हो रहा है और उसका नाम था HTI, क्वेश्चन में जैसे दिया है, ठीक ना। ध्यान से, सबसे पहला चीज एक टाइप का इक्वेशन बन रहा है NH, तो H में कौन आया? ABEF, A प्लस B प्लस E प्लस F, और वो कितना दिया मेरे पास? 25, ठीक है 25। थोड़ा लेंदी है मगर ध्यान से देखते चलिए, सब हो जाएगा आराम से। NT, आप जहां आंसर दे सकते हैं, मेरा वेट ना करें, आप आंसर दें। NT B plus A plus D plus D और कितना है? 20 26। थर्ड नंबर NI DEFG कितना है? 26, ठीक है। फोर्थ नंबर N, इसको लेंगे H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन I कोई बताइए क्या होगा? सर FNE, H इंटरसेक्शन I EF, ठीक है, FE या EF जो है वो कितना दिया? 9 दिया, छोड़ दीजिए उसको यहीं पे। फिफ्थ नंबर N, देखते चलिए H इंटरसेक्शन T क्या होगा? सर TALE, BE, सर BL, BE ना, HT BE छोटा वाला E, ठीक है BE, और वो कितना दिया? 11। फिर 6 नंबर N TI DE कितना दिया? 8, इतना है। उसके बाद तीनों का कॉमन बोलिए कौन है? तीनों का कॉमन कौन है? सर E, हाँ बोलिए E ना, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू E, और E का वैल्यू मैंने क्वेश्चन में दिया 3। बस यहां से उल्टा चलना स्टार्ट, जैसे E मिल गया यहां से उल्टा चलना स्टार्ट। सर चल के क्या करेंगे? चल के ना हर चीज का वैल्यू निकालेंगे, A का, B का, C का, D का, E F G सब का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सोच के देखिए, बस यहाँ पे लिस्टिंग करते चले। E3 मिला,
यहां 3 पुट किए, डी कितना मिलेगा? 5। बी 5 आ गया। ई उठा के यहां पुट किए 3, बी कितना आएगा? 8। बी 8 आ गया। चलिए ई को उठा के यहां पुट किए, एफ कितना आया? 6। एफ आ गया 6। 3 चीज हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या है। मेरे पास 4 चीज है, मेरे पास 4 चीज है। इसको ध्यान में रखते हुए यहां ये डी है, देखिए डी है, ई भी है मेरे पास, एफ भी है मेरे पास। क्या जी निकाल पाएंगे? तो जी दैट इज इक्वल्स टू कितना? 7। ठीक है जी, एकदम वही चीज। देखिए बी है, बी है, डी है, डी है और ई भी है। क्या निकलेगा? सी। सी कितना? 8 प्लस 5 13, 13 और 3 16, 26 में से माइनस किए 10। यहां ये बी है, ई है, एफ है, ए निकलेगा ए। बी कितना? 8, 3 11, 11 प्लस 6 17, 25 माइनस 17 इज 8। मिल गया हर चीज। देखिए ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, हर चीज मिल गया। एच भी निकाल सकते हैं। अब एच निकालना है तो क्या करें? एच निकालना है ना तो 70 में से माइनस कर दीजिए सबको ऐड करके। 70 नहीं 60 दिया था ना क्वेश्चन में, 60 दिया था, यूनिवर्सल 60 है, में से सबको ऐड करके हटा दीजिए, सबको ऐड कीजिए। 3 5 8 16 22 22 29 29 39 39 और 8 47। एच का वैल्यू कितना मिल गया? 30 मिल गया। हर पार्ट अगर आप ये सब निकाल लेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए कितने छोटे में आप आंसर दे सकते हैं आप, ठीक ना। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि बताओ कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कितना है। तो कम से कम एक न्यूज़पेपर मतलब तीनों का यूनियन, यानी कि एच को छोड़ के तीनों का यूनियन। क्या हम डायरेक्ट आंसर लिख दें? 47। बोलिए, जिसको नहीं समझ में आया बोलिए। ठीक है? नहीं, अरे नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, सर नहीं समझ में आया, आ गया तो ठीक है। चलिए सेकंड नंबर का कोई आंसर बताएगा? आवाज आ रहा? यस सर। यस सर। तो आंसर कुछ दे ही नहीं रहे, एकदम सन्नाटा छा गया, हमको लगा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ये सब चाहिए, ये वाला? यस सर। हाँ ठीक। अब देखिए सेकंड में क्या पूछा था ना, एग्जैक्टली 1। तो एग्जैक्टली 1 में यहां से देख के बताइए तो कौन कौन सा एरिया आएगा, किसको किसको रखें? एग्जैक्टली 1 में ए सी और जी, ए सी और जी। ए का वैल्यू है आपके पास, सी भी है 18 और जी भी है 7। 18 और 7 कितना हो गया? 20। ठीक है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका एक लाइन में बनेगा, फिर उसके बाद इतना लंबा आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे? इससे शॉर्टकट में बनेगा तो। ठीक है, मेन इसीलिए आपको ये समझना है। और ऐसा 2 क्वेश्चन अपने से बना लीजिए, हर चीज प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे निकालते हैं। मुश्किल कहां होगा हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों का कॉमन नहीं दिया होगा तो उस क्वेश्चन में थोड़ा इशू हो सकता है। कोई बड़ा बात नहीं, मेरे पास इतना सारा इक्वेशन है, सॉल्व करके किसी तरीके से कॉमन पार्ट निकालिए। बनाने का समरी यही है, कीवर्ड यही है कि तीनों का कॉमन कहीं से अगर आप सॉल्व करके निकाल लिए तो बस सब फटाफट निकलेगा एक एक लाइन में तुरंत। जब तक ये नहीं आएगा तब तक इक्वेशन सॉल्व होता रहेगा। और जहां ये तीनों का कॉमन आ गया बस उसके बेसिस पे तुरंत वैल्यूएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करें ये क्वेश्चन था। ठीक है, 3 सेट का।
आप लोग को जो डीपीपी दिया गया है ना सेट का, उसमें भी इससे रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप वो कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये परसेंटेज वाला, इन एन एग्जामिनेशन 56% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 56% फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। उसके साथ 48% फेल्ड इन साइंस, if 18% failed in both, ठीक है, इंग्लिश एंड साइंस, find percentage who passed both subject, ठीक है, जो दोनों सब्जेक्ट पास कर गया है उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अच्छा, फेल हुआ वो सक्सेस, अपने लिए काउंटिंग, फेल हुआ मतलब वो सक्सेस। परसेंटेज का बात हो तो हमेशा टोटल 100 में बात करेंगे, तो आप लिखेंगे N फॉर इंग्लिश इज 56, N फॉर साइंस इज 48, ठीक है, N फॉर इंग्लिश एंड साइंस इज 18। क्वेश्चन में क्या पूछा, अब फेल नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो फेल और पास एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, फेल और पास एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, जो दोनों में पास किया वो बताओ, दोनों में पास किया वो बताओ। मतलब इंग्लिश में फेल नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, साइंस में फेल नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का इंटरसेक्शन। क्या आप इस बात को समझे कि क्या पूछ क्या रहा है? बोलिए, ये चीज समझ में आया? इसका मीनिंग ये नहीं समझे? समझ गए। हाँ, चलिए वो निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। अब थोड़ा याद कीजिएगा, डिमॉर्गन्स लॉ बताएं क्या क्लास में? नो सर, नो। ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा स्टेटमेंट, अगले क्लास में तो पढ़ ही लेंगे। जो E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट है, इसको लिखा जा सकता है E इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट। बस एक लाइन अभी के क्वेश्चन के कंसीडरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब लॉस पढ़ेंगे उसमें ये आएगा और आपको ये प्रूफ करके हम दिखाएंगे उस टाइम, ठीक है। अभी कंसीडर कर लीजिए कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू E यूनियन S का होल कॉम्प्लीमेंट, होल में यूनियन है, ओपन होगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये निकालना है हमको, ये निकालना है, ठीक है। ये चलिए चलते हैं इसमें, ठीक, क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे काम कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज, अगर हम पूछे N यूनिवर्सल, बोलिए आपका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सर 100। स्टार्टिंग लाइन बोले थे परसेंटेज के लिए हमेशा 100 पे कैलकुलेशन करते हैं, बस वही चीज, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बेसिस पे E है, S है, इंटरसेक्शन है, यूनियन निकालेंगे। पहला काम यूनियन, दैट इज NE प्लस NS माइनस NE इंटरसेक्शन S, ठीक है। जैसे वैल्यू दिया पुट करते चले, 56, 48 माइनस 18, तो ये यहां से 30, तो हो गया कितना, 86। अब हमको चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, तो जब आप N E यूनियन S का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, याद है कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बताए थे, यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे E यूनियन S को, यूनिवर्सल 100 माइनस यूनियन मेरे पास 86, फाइनली मेरे पास आंसर आया 14। तो क्या आंसर होगा, 14% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, ये अपना आंसर।